बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने लगा हूं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब हैं, ख़राब से ख़राब तर हैं और क्राइसिस में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, बहरान में इज़ाफ़ा होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ज़ाहिर है मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। जब तक मुल्क में मजबूत जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, निज़ाम इंसाफ नहीं होगा, मजबूत पार्लिमानी निज़ाम नहीं होगा, आवाम की मुंतखब करदा हकीकी हुकूमत नहीं होगी, तब तक किसी भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो लिहाजा ये एक पपेट्स कठपुतली जाली निज़ाम चलाया जा रहा है और इसको बचाने की आज एक बहुत बड़ी कोशिश की गई। बज़ाहिर तो लगता है कि ये गैर आइनी तरामीम मंजूर करवा के बहुत बड़ा तीर मारा गया है और हमने बहुत बड़ा कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी नहीं है बल्कि ये नाकामियों की इब्तदा है और इस जो आज की कामयाबी जो गर्दान रहे हैं ये कामयाबी नहीं बल्कि ये मजीद बड़ी नाकामी की तरफ जाली निज़ाम को लेकर जा रही है और इनके तमाम दरवाजे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। और जो आज शब खून इन्होंने मारने की कोशिश की गई, ये सारे का सारा शब खून खौफ व हरास में मारा गया है। ये खौफजदा हैं और इनको पता है कि जैसे ही ये मतला साफ होगा, काजी फाइज ईसा ऊपर नहीं रहेंगे तो इनका सारे का सारा जाली निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा और अदलिया जो है वो अपने फैसले सादर करेगी। इसलिए ये आज जो तरमीम मंजूर की गई है सेनेट से, मैं उसके बारे में कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मैं पहले दिन से ये कह रहा था और कल भी मैं सारा दिन ये कहता रहा, जब वुज़रा आके, वज़ीर आज़म आके, सदर साहब, बिलावल साहब सारे के सारे ये दावा करते रहे कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम आराम से तरमीम मंजूर करवा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को भी ये धोखा देते रहे, कहते रहे कि जनाब आपके बगैर हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। लेकिन मैं कल भी ये कह रहा था कि इनके पास अगर नंबर्स पूरे होते तो ये कब की तरमीम मंजूर करवा चुके होते। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर इनके नंबर हरगिज 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 पूरे नहीं हैं और आज ये साबित भी हो गया कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। और इसमें इन्हीं हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन मिला इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब जो कि जेल में हैं, मुक़य्यद हैं और कैद तन्हाई में हैं, बहुत बुरी तरीन हालत में उनको रखा हुआ है, सख्त तरीन तकलीफ उनको दी जा रही हैं। कैद तन्हाई में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए, 90 मिनट के लिए उनको 10 बाय 12 के कमरे से बाहर निकाला जाता है। वो कमरा नहीं, सेल है और साथ ही बात है उसमें 10 बाय 12 का, यानी 10 फुट और 12 फुट का कमरा सर्वेंट क्वार्टर से भी छोटा होता है। उसी में सीमेंट का थड़ा लगा हुआ है, उसी पे एक पतली सी वो एक चादर है, उस पे उन्होंने सोना भी होता है, बैठना भी होता है, पढ़ना भी होता है, जो भी है। और उसी 10 बाय 12 के उसी सर्वेंट क्वार्टर में बाथरूम भी है जो कि ओपन बाथरूम है और उसी 10 बाय 12 के कमरे में एक टेबल भी पड़ी है और टेबल मेज के साथ वो लगाई हुई है, दीवार के साथ एक शेड लगाई हुई है, उसी में एक कुर्सी है। तो इस 10 बाय 12 के कमरे में सब कुछ है, बाथरूम भी है, टॉयलेट भी है, सब कुछ है और वहां पे इनको रखा हुआ है। वहां से 90 मिनट के लिए सिर्फ बाहर निकाला जाता है और उसमें उनको पीने का साफ पानी नहीं दिया जा रहा, नहाने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, शेविंग के लिए उनको सामान नहीं दिया जा रहा, कोई चीज उनको फैसिलिटी नहीं है पिछले 15 दिन से, बल्कि आज 16 दिन हो गए। 16 दिनों से उनके पास कोई सहूलत नहीं है और उनका बाहर किसी से राब्ता नहीं है, अखबारात बंद, टीवी बंद, हर चीज बंद की हुई है। तो उनको खराब तरीन खाना दिया जा रहा है, न पीने का साफ पानी मिलता है, न खाना साफ सुथरा मिल रहा है, उनका पेट भी खराब हुआ, उनके सर में भी तकलीफ है, उनके दांतों में भी तकलीफ है, अदरवाइज भी उनकी तकलीफ है, शेव उनकी बढ़ी हुई है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। तो कल इन हालात में उनको कल एक पैगाम भेजा गया, 5 अरकान को असल में भेजा गया था और ताकि वो जाके बात कर सकें। अगर इमरान खान साहब चाहते तो कह सकते थे कि जनाब अब तो सारे का सारा लुटिया डूब गई है, तो बातचीत कर लेते हैं। वो चाहते तो कल मामला का तह कर सकते थे, डील कर सकते थे, वो अपने आप को बाहर ला सकते थे, वो अपनी बीवी को बाहर ला सकते थे, वो अपनी बहनों को रिहा करवा सकते थे, वो बहुत कुछ ले सकते थे, अपनी रिहाई ले सकते थे। लेकिन उन्होंने कल जो कहा और साहबजादा हमजा रजा साहब ने आके और बैरिस्टर अली जफर साहब ने आके, सलमान राजा साहब ने आके सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा कि देखें आपने घबराना नहीं है, ये मुझे ताहियात अगर
जेल में रखना चाहते हैं रख लें, ये उम्र कैद सारी उम्र के लिए जेल में रखना चाहते हैं रख लें, ये मुझे फौजी अदालत में ले जाना चाहते हैं ले जाएं, ये मुझे फौजी अदालत में ट्रायल करना चाहते हैं, सजाए मौत देना चाहते हैं, फांसी पे लटकाना चाहते हैं, लटका दें। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं अपने असूलों पे कारबंद हूं, मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, कोई प्रेशर में आके फैसला नहीं करूंगा, ये जो कुछ कर रहे हैं इनको करने दें, आपने कायम दायम रहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस स्ट्रगल में इस वक्त वो सहाफ़ी, वो वकील, वो दानिश्वर, वो सियासी कारकुन, वो सियासी रहनुमा, जो पाकिस्तान की अवाम, आम पाकिस्तान के अवाम भी जो इस स्ट्रगल में इस वक्त खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना घर बार कारोबार तबाह करवा रहे हैं, अपनी खवातीन की बेतौकीरी करवा रहे हैं, वो भी इस जद्दोजहद में हीरो हैं और उनको भी मैं सलाम करता हूं। लिहाजा मेरी फिक्र मत करें, बाहर वही काम करें जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम के लिए फायदा मंद हो। लिहाजा उन्होंने कल ये पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि मुझे मजीद मुलाकात के लिए मजीद रहनुमाओं से मुलाकात करवाई जाए। और जब उन्होंने ये कहा और फिर उन्होंने कल ये भी कहा कि यजीद को जाके बता दें कि ना उनके हाथ पे मैंने बैत करनी है ना उनसे बात, आप जो करना है कर लें। जिसके बाद ये मुलाकात खत्म हो गई थी और उसके बाद जी उन्होंने आके ये बात कर दी। अब दूसरी जानिब जो अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कल से ये कह रहा था कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और आज ये बात साबित हो गई कि इनके पास वाकईतन नंबर्स पूरे नहीं हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर चाहते साबित कदम रहते और प्रेशर बर्दाश्त कर लेते तो आज ये आईनी तरामीम नहीं होनी थी, किसी भी सूरत में ये आईनी तरामीम मंजूर नहीं होनी थी। उसकी वजह यह है कि सेनेट में ही अरकान की तादाद जो है, हुकूमती अरकान की तादाद मैं आपको बता दूं कि इनके पास 59 तादाद है हुकूमत की अरकान की तादाद 59, जिनमें से एक वोट है चेयरमैन सेनेट का, यानी कि वो जो चेयर कर रहे होते हैं उनका वोट शुमार नहीं होता, उनका वोट उस वक्त शुमार होता है जब वोट बराबर हो जाए, तो वो फैसला कौन वोट के लिए चेयरमैन सेनेट आते हैं। इनमें मुस्लिम लीग नवाज के 19 हैं, पीपल्स पार्टी के 24 हैं, बीएनपी मैंगल के 2 हैं, अवामी नेशनल पार्टी के बीएनपी के 2 इसमें शामिल नहीं थे, सॉरी, एएनपी के 3 हैं, जेयूआई फे के हैं 5 वोट हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 हैं, पीएमएलक्यू का 1 है, एमक्यूएम के 3 हैं, इंडिपेंडेंट 4 हैं। तो ये वोट जो हैं आज इनको वोट पड़े हैं 65 वोट, इनको चाहिए थे 64 वोट। इनमें से 2 वोट तो हैं जो कि अख्तर मेंगल साहब की जमात के हैं और जो उनको अगवा करके लाया गया, नसीम एहसान और कासम, 2 सेनेटर, एक व्हील चेयर पे आए और एक मुंह पे ढांपा हुआ था और नकाबपोश लोग भी उनके साथ थे। तो ये कुल वोट आज इनको पड़े हैं जी 65 और 65 में से 2 वोट अख्तर मेंगल साहब के निकाल दें तो बच जाते हैं 63, यानी कि मेजॉरिटी इनकी खत्म हो गई। उसके बाद मजीद अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के 5 वोट निकाल दें 63 में से तो इनके पास कितने बचते हैं 58, यानी कि 58 वोट इनके अपने ही थे। 58 वोट में से कोई और वोट नहीं आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सेनेटर ने इनको वोट नहीं दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर आज नहीं आया। सबसे ज्यादा शक किया जा रहा था सेनेटर जरका पे, वो नहीं आई, और उसके बाद फैसल सलीम पे वो नहीं आए, दोनों सेनेटर्स आज ईवान में नहीं थे। तो इस तरीके से इनकी तादाद जो है वो 58 थी। 58 में 2 सेनेटर अख्तर मेंगल साहब की जमात के थे, मगवियान, वो अगर वो मिला लिए जाएं तो 60 बनते हैं। फिर भी इनको 4 सेनेटर की जरूरत थी और वो थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के 5 सेनेटर। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब आज ये कंप्रोमाइज ना करते और आज अपनी बात पर कायम रहते और डटे रहते तो ये तरामीम नहीं हो सकती थी, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती थी। और यहां तक कि मैं आपको बताता हूं कि ये 65 वोट में से जो है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के अगर 5 निकाल दिए जाते और अख्तर मेंगल साहब के भी वोट इसमें शामिल कर लेते 2 वोट, तो भी इनके 60 वोट बनते थे। अगर कोई और भी 2 मगवियान की बात की जा रही थी, सेनेटर जरका की और फैसल सलीम की, वो भी आ जाते तब भी इनके 64 वोट पूरे नहीं होने थे। तो लिहाजा कल भी इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे और आज भी इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। ये कल सारा दिन बुजरा झूठ बोलते रहे। तो अब आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आखिर ये काम क्यों किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये काम क्यों किया, असल बात यही है। तो मैं जो समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो
کمپرومائز ہو گئے ہیں اور انہوں نے کمپرومائز ہوئے ہیں، وہ پریشر میں آئے ہیں اور وہ بالآخر اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ جا کے مل بیٹھے ہیں اور پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کو انہوں نے آخر میں آ کے چھوڑ دیا۔ اور اس طریقے سے اگر یہ میں اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، دھوکہ دیا، سیاسی فیصلہ کیا یا کمزوری ظاہر کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے اور اس میں یہ جو عمران مولانا کا کردار جو ہے وہ بہت ہی مشکوک بھی رہا اور صحیح نہیں رہا۔ آخری وقت میں آ کے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور بجائے اس کے کہ وہ آخری وقت میں ساتھ نہ چھوڑتے اور ڈٹے رہتے، جم جاتے، تو میرا خیال ہے کہ آج صورتحال مختلف ہوتی، آج جعلی نظام کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو یہ ہے سچویشن۔ تو آخر میں مین آف دا میچ ایک ہی ہیں، وہ ہیں عمران خان صاحب، مین آف دا سیریز بھی وہی ہیں، مین آف دا میچ بھی وہی ہیں اور چیمپئن بھی وہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بات پہ قائم رہے اور انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سینیٹر جو ہے وہ لوٹا نہیں ہوا اور ان پہ پریشرائز سب کچھ تھا، پریشر بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ بھی لوٹا نہیں ہوا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کہتے رہے اور مولانا صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی شدید ترین جو ہے وہ تنقید کا بنے گا۔ تو تحریک انصاف کا رد عمل آ گیا ہے جی ان ترامیم کے منظوری پہ۔ متنازع ترین آئینی ترامیم کی دھونس اور جبر کی بنیاد پر ایک غیر نمائندہ اور نامکمل ایوان سے منظوری جو ہے وہ ایک غیر آئینی عمل ہے، غیر قانونی عمل ہے، غیر جمہوری عمل ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ظلم، جبر اور دھونس کی بنیاد پر دستور میں ترامیم کے دن کو آئین اور جمہوریت کے لیے یوم سیاہ قرار دے دیا ہے۔ ان آئینی ترامیم کا بنیادی مقصد سلیکٹڈ اشرافیہ کے اقتدار پر قبضے کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور عمران خان ان کی جماعت اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام پر انصاف کے دروازے بند کر کے انہیں سیاسی عمل سے بے دخل کرنا ہے۔ ان آئینی ترامیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو دفن کر کے اسے عملاً حکومت اور مقتدرہ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان ترامیم کے حقیقی اہداف کے حصول کی ابتدا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کے عمل پر اثر انداز ہو کر کھلی عدالت میں کھلی مداخلت کی شکل میں کر دی گئی ہے۔ ان آئینی ترامیم سے عوام کے دکھوں میں تو کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی، البتہ ان سے مقتدر اشرافیہ کے مخصوص سیاسی عزائم کی تکمیل کی راہ میں عدلیہ جیسی آخری رکاوٹ بھی ہٹ جائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے 3 سینئر ترین ججوں میں سے ایک کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس مقتدرہ کے دربان بن کر رہ جائیں گے اور چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر تقرری کی اہلیت رکھنے والے تمام سینئر ترین ججز دستور اور انصاف کی بجائے سیاسی حکومت اور اس کی سرپرست مقتدرہ کی خوشنودی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے نظر آئیں گے۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی سطح پر تشکیل دیے جانے والی آئینی بینچز کے لیے ججز ان کمیٹیوں کے ذریعے مقرر کیے جائیں گے جن میں حکومت اور مقتدرہ کو واضح عددی برتری اور غلبہ حاصل ہوگا۔ اور کیونکہ یہ جو ترامیم ہے جی یہ ساری کی ساری کی ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، اپنی پسند کے ججز لے کے آنے ہیں، اپنی پسند کا چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا ہے، اپنی پسند کے فیصلے کروانے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال جناب، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آخر میں آ کے میدان چھوڑ گئے اور ساتھ چھوڑ گئے اور اپنی بات پہ قائم نہ رہ سکے۔ وہ ہیرو بن سکتے تھے لیکن انہوں نے ہیرو نہیں بنے، وہ اچانک زیرو ہو گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔